नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। इसके पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर सत्य हिंदी के ऐप को आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज की मेरी स्टोरी लिस्ट में पहली स्टोरी है कि किसान आंदोलन में जो नेता शिरकत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जांच एजेंसीज के निशाने पर आ चुके हैं। कैसे और क्या हो रहा है इस केस में, आपको इसके बारे में बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है, भारत में आज कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है लोगों से कि वो अफवाहों से बचे। तीसरी खबर है, स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी की। उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जेल में है। क्या है ये केस और क्या हुआ है इस मामले में, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। बात करते हैं अब किसान आंदोलन की। इतनी सारी जो फार्म यूनियंस हैं इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। आज 52 दिन से ज्यादा हो चुका है कि ठिठुरती हुई ठंड में ये सारे किसान आज एक ही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये इनके भविष्य के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए सरकार को इन्हें वापस ले लेना चाहिए, सरकार को इन्हें रिपील करने देना चाहिए। इस डिमांड को लेकर सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसका ये बार बार कहना है कि नहीं, ये किसानों की भलाई के लिए है और वो इसे रिपील नहीं करेगी, लेकिन उसमें बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन जो गतिरोध है किसानों और केंद्र सरकार के बीच में, ऐसा लग रहा है वो गतिरोध अभी भी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। तो जब सरकार के पास अब कोई चारा नहीं बचता और किसानों ने कहा है कि जो 26 जनवरी की जो रैली है वो उसके साथ साथ एक किसान परेड भी निकालेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंचेंगे। तो जब सरकार का बस इन किसानों पर नहीं चल रहा है तो सरकार की ये कोशिश है कि इस आंदोलन में रोड़े डाले जाए या किसानों को हतोत्साहित किया जाए ताकि किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसके पीछे सरकार और जो सरकार की क्या मंशा है, अब आपको बताते हैं। बलदेव सिंह सिरसा वो अध्यक्ष हैं लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के। ये एक ऐसी यूनियन है जो कि इन सारी फार्म यूनियंस के साथ इस किसान आंदोलन में भाग ले रही है। बलदेव सिंह सिरसा एक जाने माने किसान नेता है जो भी नेगोशिएशंस अभी तक हुई हैं केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, उनमें वो काफी सक्रिय रहे हैं। उनको नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ से एक नोटिस आया है कि 17 जनवरी को एनआईए के हेडक्वार्टर्स में उनको पहुंचना है। अब ये जो पूरा समन है ये किस सिलसिले में है, अब आपको बताते हैं कि 15 दिसंबर को एक एफआईआर जिसका नंबर है 40/2020 उसको फाइल किया गया और इसमें ये एफआईआर जो दर्ज हुई है वो दर्ज हुई है 3 लोगों के खिलाफ। गुरुपंतवंत सिंह पन्नू जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं यानी कि अमेरिका में, परमजीत सिंह पम्मू जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में रहते हैं और हरदीप सिंह निज्जर जो कि कनाडा में रहते हैं। और पन्नू जो है वो सीक्स फॉर जस्टिस जो कि एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उसके वो हेड है। तो ये जो एफआईआर है इसमें 2-3 बातें बिल्कुल साफ कही गई हैं और इसी एफआईआर से जुड़ी हुई जो नोटिस है ये अब बलदेव सिंह सिरसा को पहुंची है। और सिरसा के साथ और भी कई लोग हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इस एफआईआर में क्या लिखा गया है। इस एफआईआर में ये लिखा है कि बहुत सारी खालिस्तानी ऐसी फोर्सेस हैं जिनका कनेक्शन खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बबर खालसा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है और इन लोगों ने कोशिश की है कि भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने की, भारत की सरकार के खिलाफ भड़काने की, और इस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि इस आंदोलन को सक्रिय बना के रखने के लिए बहुत सारा पैसा विदेशी ताकतें इनको भेज रही हैं, जो जहां पर एनजीओज इसका रोल प्ले कर रही हैं और जो खालिस्तान के समर्थक भारत में हैं, तो ये पूरे पैसे की रीरूटिंग वहां से हो रही है, ऐसा एफआईआर में लिखा गया है कि फंड्स आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम अब्रॉड for furthering the conspiracy through the NGOs and pro-Khalistan elements in India। अब आपको बता दें कि
जो बलदेव सिंह सिरसा के साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जिनके पास ये नोटिसेस आए हैं। अब आप इनके प्रोफाइल्स देखिए कि कौन है ये लोग। एक है पंजाबी सिंगर दीप सिंधु, जिनके भाई को भी नोटिस गया है। एक टूर बस ऑपरेटर है जिनका नाम इंदरपाल सिंह है, उनको भेजा गया है ये नोटिस। एक नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरर है, वो सब लुधियाना के ही लोग हैं, उनको भेजा गया है नरेश कुमार। एक जर्नलिस्ट हैं, केबल टीवी ऑपरेटर हैं जसपाल सिंह, उनको भी ये नोटिस गया है। तो अगर आप एक टूर बस ऑपरेटर को ये नोटिस भेज रहे हैं, आप एक जर्नलिस्ट को ये नोटिस भेज रहे हैं, नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरर, ये सारे लोग लुधियाना के, इनके पास ये नोटिस गया है। और अब बलदेव सिंह सिरसा के पास आया, जो कि एनआईए के ऑफिशियल्स ही कह रहे हैं कि नहीं, उनको एक विटनेस के तौर पर बुलाया गया है, ये जो एफआईआर में ये केस दर्ज हुआ है। तो बलदेव सिंह सिरसा ने अपने स्टैंड को क्लियर किया है कि सरकार की इसमें जो मंशा है वो बिल्कुल साफ नजर आती है कि अब जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को सरकार खत्म करे। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों बहुत सारे आड़ती थे जो पंजाब के, उनके खिलाफ छापेमारी की गई थी आयकर विभाग से। बहुत सारे किसान नेता थे, पंजाबी सिंगर्स थे जिनके खिलाफ आईटी ने रेड्स डाले थे। और अब आईटी और ईडी के बाद अब एनआईए, एक केंद्रीय जांच एजेंसी अब उभर कर आ रही है, जो कि इन किसान नेताओं के खिलाफ नोटिसेस भेज रही है, उनको समन कर रही है, उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रही है। तो बार बार इन किसान नेताओं का कहना है, और जो गुरनाम सिंह चड़ूनी है हरियाणा इकाई के जो लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि सरकार की जो पूरी मंशा है वो ऐसा लगता है कि समाधान की नहीं बल्कि कलह और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो मोदी सरकार पर बार बार इस बात के आरोप लगते आए हैं कि जो उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं या कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है। और कुचलने का तरीका क्या होता है, उनके खिलाफ आप ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए, आईटी को भेज दीजिए। और यहाँ पे किसान आंदोलन में अब एनआईए को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसने इन सारे लोगों को नोटिसेस भेजे हैं कि पंजाबी सिंगर्स, टूरिस्ट बस ऑपरेटर, यानी कि जो लोग पंजाब से चलकर जो दिल्ली आ रहे हैं बसेस में, वो हतोत्साहित हों। नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरर एक बिजनेसमैन है जो कि हो सकता है यहाँ दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको सामान पहुंचाते हों, उनको हतोत्साहित करने के लिए। केबल टीवी ऑपरेटर और जर्नलिस्ट, जो कि बहुत सारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं जो इस आंदोलन में काम कर रहे हैं, तो उनको हतोत्साहित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सोशल मूवमेंट को कैसे खत्म किया जाए, ऐसा लगता है कि सरकार की ये मंशा है। अब आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस पूरे केस की, कृषि कानून को लेकर, तो जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा था कि जो सीक फॉर जस्टिस जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा लगता है कि वो किसान आंदोलन में उसके भी लोग यहाँ पर सक्रिय हैं और इसको लेकर एफिडेविट अब सरकार कल फाइल करेगी। तो ये जो नोटिसेस आए हैं, तो इसका आप सीधा कनेक्शन देख रहे हैं कि जो सिक फॉर जस्टिस है उसकी बार बार बात की जा रही है कि सिक फॉर जस्टिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ इस पूरे आंदोलन को हवा दे रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पैसा आ रहा है उन पैसों से जो जितने भी अलग अलग देशों में जो दूतावास है वहां पर एजिटेशंस और प्रोटेस्ट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो सिक फॉर जस्टिस का कनेक्शन है वो अब सुप्रीम कोर्ट को बताने में लगी हुई है। और जो एफआईआर 15 दिसंबर को दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर्स में दर्ज की गई थी उसके कनेक्शन में ये सारा मामला है। लेकिन किसान नेता इसको बहुत सीधे तरीके से नहीं ले रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये जो पूरी कोशिश है ये सिर्फ इसलिए है कि किसान आंदोलन को खत्म किया जाए, और जो रिपब्लिक डे की जो परेड होनी है कहीं ऐसा ना हो कि किसान इस पर ज्यादा शोर मचा ले। तो 2-3 सवाल आज देखने वाले हैं कि पहली बात तो ये कि कोई एक सामाजिक आंदोलन अगर चल रहा है और वो भी शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, ये एक बड़ा सोशल मूवमेंट है, तो इस सोशल मूवमेंट को रोकने के लिए सरकार है, अदालत है और अब केंद्रीय जांच एजेंसीज सब लग गए हैं कि इस एक सामाजिक मूवमेंट को, जिसके लिए किसान शांतिपूर्वक ढंग से विरोध कर रहे हैं, तो उसको कुचला जाए, उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सवाल ये उठता है कि अगर आप किसानों के पीछे या आड़तियों के पीछे आप केंद्रीय जांच एजेंसीज को लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी तो सरकार किसान प्रिय सरकार है, हम किसानों की भलाई चाह रहे हैं, तो ये कैसी भलाई है किसानों की? आज सरकार से ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि क्या सरकार वाकई में कोई इस समस्या का समाधान चाहती है या चीजों को और बिगाड़ना चाहती है? क्योंकि
जाहिर सी बात है कि जब एनआईए के नोटिस पहुंचेंगे किसान नेताओं के पास, और ये जितने भी लोग हैं जिनकी मैंने आपको लिस्ट में नाम बताया है, तो वो किसान क्या सोचेंगे कि सरकार के बारे में जो उनके मन में जो राय है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। और ये जो नोटिस आए हैं, बताया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप के जरिए ये नोटिस आई हैं और ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है इसमें उआपा के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, राष्ट्रद्रोह यानी कि सेडिशन का केस फाइल किया गया है, जो सीक फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी के इर्द गिर्द अब ये पूरा केस देखा जा रहा है। लेकिन किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, इस पर आप देख सकते हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका बेसब्री से पूरे देश में इंतजार हो रहा था। करीब 1 साल होने को आ चुका है कि कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और विश्व के कई देश हैं जहां पर टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू हो गया था। आज भारत भी उस लीग में शामिल हो गया है, यानी कि 16 जनवरी को आज लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। और आज जो पूरी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अलग अलग राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी किया। प्रधानमंत्री मोदी आज काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि इतने महीनों से जो एक मेहनत दिख रही थी, आज वो मेहनत रंग लाई है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो कि जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो इसको लेकर वो काफी भावुक भी हुए। लेकिन जो पहले फेज का जो टीकाकरण शुरू हुआ है उसमें 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें ज्यादातर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यानी कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, ये लोग सारे शामिल होंगे। अब ये 2 वैक्सीन हैं। पहली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड और जिसे एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। ये 2 वैक्सीन हैं जिनका टीकाकरण शुरू हुआ है। और टीकाकरण के जो फेजेस हैं वो 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज का वैक्सीन लगेगा, फिर 28 दिन या 1 महीने के बाद दूसरा डोज लगेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो नारा हमें लेना चाहिए वो अभी भी वही है कि दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनने को लेकर, ये सारी हमें एहतियात वैक्सीन के बावजूद बरतनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको बता दें, बहुत सारे जैसे एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई और बहुत सारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं आज उनको वैक्सीन लगी। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि आमतौर पर देखा गया है कि वैक्सीन की जो यात्रा होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत से उन्होंने सारे साइंटिस्ट को आज बधाई दी कि जो उनकी मेहनत है वो मेहनत रंग लाई है। लेकिन कोवैक्सीन को लेकर आपने देखा था कि अभी हाल के दिनों में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। मध्य प्रदेश के एक जो दिहाड़ी मजदूर थे दीपक मरावी, उनको 12 दिसंबर को ये जब वैक्सीन लगाई गई उसके बाद उनमें अजीब से सिम्टम्स दिखे और 21 दिसंबर को संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में काफी इसको लेकर बवाल मचा और डॉक्टर्स ने भी इस पर काफी ऐतराज जताया। उधर एमपी के और भी कई लोग थे जिनको ये वैक्सीन दी गई, तो उन्होंने कहा कि किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को बुखार है, किसी को पेट में दर्द है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स लोगों में दिखे हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी हैं जो कि कोवैक्सीन को लेकर उनके मन में थोड़ा सा अभी भ्रम है। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के बारे में, तो उन अफवाहों से हमें बचना चाहिए। और भारत में जो वैक्सीन है वो सबसे सस्ती है और सेफ है, एफिकेशियस है। ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली हैं। लेकिन बावजूद इसके जो मूलभूत जो सवाल हैं, वो कोई भी जो एक इंटेलेक्चुअल है जो वो सवाल करेगा, चाहे वो साइंटिस्ट हो, अभी हमने देखा था हाल में किस तरीके से बहुत सारे इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ साइंटिस्ट ने ये सारी चीजों पर सवाल खड़े किए थे, तो उन सवालों का जवाब देने में ये सरकार अभी सक्षम नहीं दिख पाई है। आज उन्हीं सवालों को आज कांग्रेस के जो नेता है मनीष तिवारी, उन्होंने भी फिर से सामने खड़ा किया है और उन सवालों को फिर से मैं आपके सामने एक बार दोहराना चाहती हूं, आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इसलिए अब आपको तय करना है कि वो वैक्सीन आप लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, वो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा। मनीष तिवारी ने क्या बातें कही हैं? मनीष तिवारी ने ये कहा है कि सरकार बार बार ये कहती है कि ये जो वैक्सीन है बहुत प्रभावी हैं, बहुत सुरक्षित है, लेकिन इन वैक्सीन को
इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है, लेकिन ये जो इमरजेंसी यूज का लीगल और जो पॉलिसी आर्किटेक्चर है वो बिना तैयार किए ही सरकार ने मैस वैक्सीनेशन शुरू कर दिया, यानी कि सामूहिक तौर पर एक बड़े स्केल पर आपने वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण शुरू कर दिया है। तो ये इमरजेंसी यूज कहां हुआ, यानी कि जो आपातकालीन स्थिति में जिस तरीके का टीकाकरण होता है उसका नीतिगत जो ढांचा है वो हमारे देश में तैयार नहीं है, और उसके बिना तैयार हुए हमने टीकाकरण शुरू कर दिया है, तो उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। उसके बाद जो मनीष तिवारी ने कहा है कि अगर इतनी ही सेफ और एफिकेशियस ये वैक्सीन थी तो जिस तरह से हमने विश्व के और देशों में देखा है कि उनके जो बड़े नेता हैं, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो वैक्सीन लगवाते हैं, तो आज क्यों नहीं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने वो वैक्सीन लगवाया? अगर वो इतनी ही सेफ है, इतनी एफिकेशियस है, तो उन्होंने ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई हैं? तो ये तमाम तरीके के ये सवाल अभी भी खड़े हैं सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर कि जो इमरजेंसी यूज का अप्रूवल है उसका नीतिगत ढांचे के बिना हम आगे बढ़ गए और हमने मैस वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। उसका जो दूसरा एक एक्सप्लेनेशन है कि एक पैंडेमिक की स्थिति में, जब एक महामारी की स्थिति है और लाखों लोग जब मर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बाईपास करके सरकार ये सोचती है कि जान बचाने की जो प्रायोरिटी है वो पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। लेकिन सवाल वही है कि जान बचाने की होड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ चीजों को बाईपास कर रहे हैं। अब वो चीजों को बाईपास अगर हम करने की बात करते हैं तो वो क्या चीजें हैं? सेफ्टी है, एफिकेसी है, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब जब ये रूल्स का वायलेशन होता है, प्रोटोकॉल्स का वायलेशन होता है, जैसे कि इमरजेंसी यूज की जो एक बेसिक ढांचा है वो अगर तैयार नहीं है, तो सरकार पे अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो लोगों के सामने जाए, उसको पब्लिकली उन चीजों को अपने आप लोगों के बीच में बताए कि देखिए ये हमारा पॉलिसी स्ट्रक्चर है, ये हमारा लीगल स्ट्रक्चर है, और इसलिए हमने इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए सारे अप्रूवल्स लिए हैं। लेकिन वो काम अभी सरकार ने नहीं किया है और इसीलिए इस पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स हैं और उन्होंने भी कोवैक्सीन को लेकर काफी भ्रम पैदा करने की कोशिश किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है। तो ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन बार बार एक चीज जो और मनीष तिवारी ने कही थी कि गवर्नमेंट ये लोगों को कह रही है कि लोग नहीं चूज कर पाएंगे कि कौन सी वैक्सीन लगेगी, कोवैक्सीन लगेगी या फिर जो ऑक्सफोर्ड और कोविशील्ड लगेगी। तो अगर लोग ये नहीं बता पाएंगे तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें लोगों को समझनी है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, और मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, और ना ही आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही हूं, और ना ही हमारी सत्य हिंदी पर यह मंशा है कि हम जो ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसको डिमोटिवेट करें और उसको एक नेगेटिव लाइट में दिखाएं। वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, वैक्सीन आ गई है, ये विश्व के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हम बार बार अपने सवालों से सरकार से ये पूछते रहेंगे, जो नीतिगत ढांचा है, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वो क्या पूरी इसमें हुई है या नहीं हुई है, ताकि लोगों की जान को इसका खतरा ना रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री, सभी लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक उन प्रश्नों के उत्तर लोगों को आश्वस्त तरीके से नहीं मिल जाते तो शायद ये सवाल सिर्फ विपक्षी नहीं, मीडिया भी बार बार इसको करता रहेगा। तो देखना यह है कि सरकार इन सारी चीजों का जवाब देती है नहीं देती। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पूरा टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू हुआ है वो सुरक्षित तरीके से पूरा हो जाए। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं अब स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की, जिनको कि इंदौर में 1 जनवरी को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था इन चार्जेस के ऊपर कि जो उन्होंने शो किया था, उस शो में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था, यानी कि हिंदूज के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाया था। ये जो गिरफ्तारी हुई ये तब हुई जब बीजेपी की जो एमएलए हैं मालिनी लक्ष्मी सिंह गौड़, उनके बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने ये कंप्लेंट की और उन्होंने कहा कि वो मुनव्वर फारूकी के शो को देखने गए थे और वहां पर मुनव्वर फारूकी ने
अमित शाह यानी कि जो गृह मंत्री हैं वो और जो हिंदू डेटीज हैं यानी कि हिंदू देवी देवता हैं उनके खिलाफ कुछ ऑब्सीन रिमार्क्स पास किए। लेकिन हैरानी ये होती है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि नलिन यादव, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और एडविन एंथनी है। तो इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब जो ये पूरा जो मामला था ये पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट में गया, फिर सेशंस कोर्ट में गया। सेशंस कोर्ट में उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया गया, उनके बेल को यानी कि उनकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया गया और फिर इनको 27 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में सेशंस मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने भेज दिया। तो अब उन्होंने गुहार लगाई मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की जो इंदौर की बेंच है, तो वहां पर इसकी कल सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई में बहुत रोचक होगा कि जो इंदौर की पुलिस है उसने क्या कुछ कहा है। अब इंदौर पुलिस ने इस बात को माना है कि जो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा है उसमें ऐसा कोई भी साक्ष्य उनके पास नहीं है जो ये बताए कि उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल या आपत्तिजनक या अपमानजनक कुछ ऐसी टिप्पणी हिंदू देवी देवताओं के लिए की है। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस के पास अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो पुलिस इन्हें रिहा क्यों नहीं कर रही है। ये एक सवाल खड़ा हो रहा है बार बार कि पुलिस ने इस बात को एडमिट किया है कि ये कोई, यहां तक कि पुलिस ने कोई ना तो एविडेंस दिया है ना ही पुलिस ने किसी केस डायरी को अदालत में पेश किया है। जो वकील हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो आपराधिक मामले होते हैं वो अनुमान या किसी धारणा के आधार पर नहीं किए जाते। और यहां पर हमने ये मान लिया, यहां पर इंदौर पुलिस ने ये मान लिया कि मुनव्वर फारूकी को अगर हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और इन्हें छोड़ देंगे तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहां पर एक गलती ये भी है। अब आपको बता दें कि जो फारूकी ने ऐसे कई शोज किए हैं, नवंबर 25 से उन्होंने ऐसे कई शोज किए हैं, उनकी 20 प्रोग्राम्स की योजना भी बन चुकी है और जो इनके प्रोग्राम्स के जो संयोजक हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जैसा मैंने आपको कहा था। और ये जो एकलव्य सिंह है जिन्होंने कंप्लेन किया था, तो उन्होंने कहा बार बार, जो प्रोसिक्यूशन जिस बात को बार बार कह रहा है कि फारूकी ने हिस्सा लिया, जो 56 दुकान एरिया है इंदौर का, वहां पर उन्होंने पैंडेमिक के दौर में एक ऐसा शो किया जिसके लिए उनके पास परमिशन नहीं थी। दूसरा जो उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की हिंदू देवी और देवताओं के खिलाफ और कुछ ऐसी बातें भी कही जो कि वहां पर नाबालिग लोग थे और उनके प्रेजेंस में भी कहा है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। हालांकि मुनव्वर फारूकी के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि ये जो सारे आरोप हैं ये बिल्कुल बेसलेस हैं, बिल्कुल वेग चार्जेस हैं और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इस केस को रजिस्टर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वीडियो एविडेंस नहीं है और पुलिस ने खुद इस बात को माना है कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। तो बड़े सवाल आज ये हैं कि मुनव्वर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक कॉमेडियन जो अपनी बातें एक शो में कहता है, हंसी में कहता है। अब उसको आप एक इंटॉलरेंट कमेंट के रूप में लेकर और उसको जेल में डाल दीजिए और जेल में डालकर और फिर वो उस बेल की गुहार वो लगा रहा है, उसको बेल भी नहीं मिल रही है, बावजूद इसके कि आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, तो इसको आप क्या कहेंगे। ये बिल्कुल मनमाने तरीके से एक अरेस्ट है और ये दर्शाता है कि मुनव्वर फारूकी एक खास समुदाय को बिलोंग करते हैं। और आपने देखा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है मध्य प्रदेश में, हाल में उसको किस तरीके से निशाने पर ले रही है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। ज्यादा दूर नहीं, बल्कि हमने देखा भी हाल में कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा मांग रहे लोग थे, तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर जाकर उनको उकसाने की लोग कोशिश करते हैं और किसी न किसी तरीके से जो मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। तो काफी डरे हुए माहौल में ये सारे एक खास समुदाय के लोग हैं। तो आज सवाल यही उठता है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब सबूत नहीं है तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। और जब इस बात को पुलिस मान रही है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो उस बेल का विरोध पुलिस क्यों कर रही है? सिर्फ इसलिए कि उसने ये मान लिया कि एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जमानत का विरोध बार बार कर रही है, उसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके पहले भी जो मैंने बात कही कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, क्या उसे निशाने पर लिया जा रहा है? तो क्या
ये किस तरीके का माहौल है? क्या ये एक रणनीति के तहत इसको किया जा रहा है कि ताकि जो एक खास समुदाय के लोग हैं वो निशाने पर रहें और वो अपने आप को बिल्कुल अंडरमाइंड समझें, उनको किसी तरीके से बार बार एक तरीके से देखा जा रहा है कि उनको तंग करने की कोशिश की जा रही है? तो ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। जिस समय अभी राम मंदिर के चंदे को लेकर जब ये सारी चीजें हुई थी, जिस तरीके से चंदन खेड़ी गांव में हमने देखा और उसके पहले उज्जैन में भी इस तरीके की वारदातें हुई थी, तो तब भी ये बार बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर ये आरोप लग रहे थे कि मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि निशाने पर लिया जा रहा है। अब यहाँ पर मुनव्वर फारूकी का केस भी कुछ ऐसा ही है। ये तो बिल्कुल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भी खिलाफ है कि आपके पास प्रूफ नहीं है, आप बेल देने को तैयार नहीं हो, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आप जमानत का विरोध कर रहे हो, आप एक मन घड़ंत एक आप आधार बनाते हैं कि अगर आप उन्हें रिहा कर देंगे तो एक कानूनी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरीके के प्री कंसीव्ड नोशंस पर क्या पुलिस काम करती है? इस तरीके के प्री कंसीव्ड नोशंस पर क्या कोई सरकार काम करती है? और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो क्या कहता है, अदालत क्या कहती है, किस तरीके का न्याय आप दे रहे हैं? और उससे भी जो बड़ी बात है कि जो अल्पसंख्यक हैं, आप बोलते नहीं हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को एक नहीं बल्कि बार बार आप निशाने पर ले रहे हैं। और बार बार मुनव्वर फारूकी ने कहा है कि हमने ऐसे कोई रिमार्क्स नहीं बोले, ना अमित शाह के खिलाफ बोला, ना हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोला। इसके बावजूद जो जेल में भी जिस तरीके का न्याय उनके साथ हो रहा है कि उनके फैमिली वालों को, मुनव्वर फारूकी के फैमिली जो परिवार के लोग थे उनसे उनको मिलने नहीं दिया गया, फोन कॉल पर बात नहीं कराई गई। जेल सुपरिटेंडेंट ने यह कहा कि जब हम 90 दिन तक जब हम जो जेल में जो रहता है उसका हम आचरण देख लेते हैं, उसके बाद हम उनके परिवार वालों से उनको बात करने के लिए देते हैं। तो जो मुनव्वर फारूकी के जो ससुर थे वो उनसे मिलने के लिए गए थे, उन्होंने हाल तबीयत उनकी पूछी और उसके बाद ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की एक प्रशासनिक स्थिति है? आप इस पर गौर करिएगा और इस पर फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कि ये कहाँ की सरकार है, किसकी सरकार है? क्या ये लोगों के लिए वाकई में न्याय करती है? क्या पुलिस लोगों के साथ न्याय कर रही है? क्या ये पुलिस का ये मानवीय चेहरा आप सामने देख रहे हैं? इन सारी चीजों पर आप गौर जरूर करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। आज के एजेंडा में 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।